में ये बात साबित हो गई कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक। गरीबों के घरों में लीकेज है, स्कूलों कॉलेजों में लीकेज है, और संसद भवन में भी लीकेज है। और A1 की अट्टालिका में भी लीकेज था कुछ दिनों पहले तक, तो अब शायद ठीक हो गया है। तो लीकेज पूरे देश में चल रहा है। लेकिन जो लीकेज हमारी अ, परिस्थिति में है, हमारी संसद में जो लीकेज है, जो विचारों का लीकेज है, उसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। अ, एक अबरार काशिफ साहब, एक साहब हुए, शायर हुए, उन्होंने दो शेर कहे हैं। एक आंसू भी बहुत है, बहर ईसाल सवाब, हम गरीबों के लिए दरिया बहाया मत करो। लोग अफसाना बनाते हैं जरा सी बात का, तुम हमारे नाम पे नजरें झुकाया ना करो। तो अब नजरें झुकाने की बारी है माननीय रेल मंत्री की, और रेल मंत्री अब जवाब दे रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल पे जाते थे, कभी अ, किस तरह बड़े बड़े अच्छे नाटक इस देश में है, क्योंकि सारी चीजें इस देश में ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई आ रही हैं। सारी परंपराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई आ रही हैं। ऊपर जो हो रहा है वही नीचे भी हो रहा है। और अ, जिस तरीके से राहुल गांधी पे आक्रमण किया गया, और राहुल गांधी ने जिस तरह वायनाड की बात की, वायनाड जाने की बात की, यहां तक कि राहुल गांधी वायनाड कल नहीं पहुंचे, इस प्रतिक्रियाएं हुई। लोगों ने कहा देखिए राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन दूसरे लोग आ गए, शायद राहुल गांधी को ही दिक्कत है। और आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, मरहम लगा रहे हैं लोगों के जख्मों पर। और आश्चर्य है कि इतने बड़े हादसे के बाद गृह मंत्री आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वे केरल के मुख्यमंत्री पर इल्जामात लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए केंद्र ने तो पहले ही एहतियात बरतने के लिए कहा था, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। एहतियात बरती भी गई होती, एहतियात बरतने की बात जो कही जाती वो जनरल रूटीन में कही गई होगी, इस तरह की विशेष एहतियात की बात नहीं की गई थी। लेकिन जो हादसे हुए, देश में जो गंभीर मामले हुए, उसकी तरफ चिंता कम है। और हमारे देश के सत्तारूढ़ दल के नेताओं को चिंता है सदन में किस तरह अपना मुंह बचाया जाए। रेल दुर्घटनाएं इस कदर हो रही हैं, आप कल्पना करिए कि दर्जनों में होने लगी रेल दुर्घटनाएं, और मरने वालों की संख्या सैकड़ों में होने लगी। जो रेल दुर्घटनाएं कभी कभार ही होती थी। सवाल यह कि आप पूरे सिस्टम को ही तहस नहस कर देंगे। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने के बहाने कर्मचारियों की कटौती करते जाएंगे, कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं देंगे, अस्थायी कर्मचारियों ठेके पर काम चलाते रहेंगे, तो क्या होगा? यही होना है। और जिस तरह हमारी संसद की इमारत टपक रही है, जिस तरह दुर्घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, जिस तरह से देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही चौंकाने वाली है और चकित करने वाली है कि जो कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और घर में घुस के मारेंगे, वो आज किस तरह मुंह छुपाए फिर रहे हैं। बात कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि कैसे भी करके अपना चेहरा बचाया जाए। चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अन्य सांसद हों, अब उनके सामने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के सामने या एनडीए के सांसदों के सामने अपनी छवि बचाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वे जिस छवि की बात करते थे, जिस छवि को लेकर वे सत्ता में आए थे, वो छवि तो लगातार टूटती ही जा रही है। और अब उनके सामने चिंता ये है कि वो आखिर करें तो करें क्या। इसलिए आरोप प्रत्यारोप और आरोप लगाने की किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जाति क्या है। और विपक्ष ने जिस तरह अपनी एकता का परिचय दिया है, खासकर इंडिया गठबंधन के दलों ने, ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है, और वे उससे पार नहीं पा रहे। दरअसल पूरी सत्तारूढ़ पार्टी, पूरे एनडीए को ही परेशानी इस बात की है कि जो 10 साल हमने बड़े ही आराम से बिताए थे, बिना किसी दुविधा के बिताए थे, जो चाहा वो किया, जो चाहा वो कहा, जैसे चाहा वैसा किया, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने तगड़ा विपक्ष है। और वो तगड़ा विपक्ष एक है, दूसरी तरफ बीजेपी के अपने दल सहयोगी दल छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें। तो चिंता प्रधानमंत्री जी के सामने, गृह मंत्री जी के सामने बहुत सारी हैं, और वे कैसे उन चिंताओं से पार पाएं, उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो है कि देश की हालत जो सुधारने की बात वो करते थे,
जो बजट में बात करते थे, दावे करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपनी छवि बनाने के लिए वे कुछ भी किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में राजीव जी आज अखबारों में पूरे पूरे पेज के, पहले पेज के विज्ञापन छपे हैं जिसमें बहनों की बात की गई है, राखी की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें रहने वाले प्रदेश में जनता विधानसभा चुनाव में विधायक या मुख्यमंत्री नहीं चुनती, मामा चुनती है। पहले शिवराज मामा थे और अब जब नए मामा आए वो भी अपने अखबारों में फोटो ऐसे छपवा रहे हैं और अपने उल्टे हाथ में राखी बंधवा रहे हैं बहनों से। तो राखी के पहले राखी बंधवा रहे हैं और तस्वीरों में है, मतलब विज्ञापन प्रचार, इसके अलावा कोई काम करने की जरूरत उन्हें महसूस। क्या आपको लगता है वही तरीका वो आगे कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, या यहां पर कुछ बदलाव नजर आता है आपको? राजीव जी, पहली बात तो ये कि जिन 5 साल की आप बात कर रहे हैं वो 5 साल संदिग्ध है, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि 5 साल ये सरकार रहेगी, ये अपेक्षा करना। मेरी आवाज शायद ठीक नहीं आ रही है, मुझे आ रही मुझे लगता है कि जो हालात अभी हैं उसमें 5 साल बाद की कल्पना करना ठीक नहीं है। ये तरह ज्यादती हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और माननीय सीतारमण जी के साथ। अभी तो सरकार का कामकाज शुरू हुआ है, एक बजट आया है और इस बजट के बाद जिस तरीके से सरकार की तमाम बातें सामने आ रही हैं, सरकार की नीतियां किस तरीके से, और इस बजट को देश के इतिहास का सबसे बर्बर बजट कहा गया है, क्योंकि ये बजट गरीबों के लिए ठीक नहीं है, मध्य वर्ग के लिए ठीक नहीं है, केवल कुछ लोगों के लिए ठीक है। किसानों के लिए बजट में चिंता नहीं है, जवानों के लिए बजट में चिंता नहीं है, बुजुर्गों के लिए बजट में कोई चिंता नहीं है। और अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी राजीव जी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो चुनावी चंदा लिया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया गया था, कारपोरेट्स ने जो चंदा दिया था विभिन्न पार्टियों को, जिसमें से 60-70% केवल बीजेपी को मिला था, उस चंदे को देने पे टैक्स नहीं लगता था जी। और इस तरह उस टैक्स के कारण, टैक्स नहीं लगने के कारण सरकार के खजाने पर लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ा। अब आप समझ सकते हैं उस बोझ की भरपाई कौन कर रहा है। उस बोझ की भरपाई हम आप जैसे लोग कर रहे हैं, साधारण लोग कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, जिनके पास पेंशन नहीं है, कई लोगों के पास कोई आय का स्रोत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बजट को, जो देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला होना चाहिए, उस दिशा के बजाय वो एक तंत्र, लूट तंत्र को बढ़ावा देने का बजट बन गया है। इस देश में मेरा यह अनुभव है कि आम लोगों की 3 चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा, हर व्यक्ति की चिंता, पहली चिंता बच्चों की पढ़ाई। दूसरी चिंता यह है कि अगर हम बुढ़ापे में बीमार हो गए तो हमारा इलाज कौन कराए। और नंबर 3, अगर हम अक्षम रहे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चले। बजट को चाहिए था, वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि कोई ऐसी योजना बनाते कि लोगों को दीर्घकालिक लाभ होता। लेकिन आप देखिए शिक्षा में पूरे बजट में शिक्षा का पर कितना खर्च, स्वास्थ्य पर कितना खर्च है। 1% खर्च भी हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं है अगर असल अर्थों में देखें तो। ये एक तरह का धोखाधड़ी जिस तरह की जा रही है, और फिर रेलवे के नाम पर जिस तरह बातें कही जाती है, रेलवे का कोई जिक्र बजट में बहुत कम हुआ है। जो पहले अलग बजट आता था रेल का, और रेल में जनता, अब मुझे याद है कि जब प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए की गई थी तो इतना हंगामा हुआ था कि अरे प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत महंगी हो गई, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ने स्टेशन पर कैसे जाएंगे। लेकिन अब इतने दूसरे तरीके से पतली गलियों से टैक्स लगाए जा रहे हैं कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सरकार जनता को पता ही नहीं चलने देती। एक और बात, सारे आंकड़े सरकार लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती। बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है सरकार बताना नहीं चाहती, निवेश का आंकड़ा क्या है बताना नहीं चाहती, जीएसटी में किन किन राज्यों पर कितना बकाया है बताना नहीं चाहती। अभी केरल के आपदा प्रबंधन पर जो मदद सरकार को करनी चाहिए, त्वरित मदद करनी चाहिए,
उसकी कोई बड़ी गतिविधियां नजर नहीं आ रही। राहत और बचाव कार्य जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्या होगी, सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं सोची। उत्तराखंड हिमाचल में भी यही हाल है, लेकिन सरकार की चिंता क्या है? सरकार की चिंता महाराष्ट्र है कि कैसे, मतलब इतनी व्यस्तता, इतनी परेशानी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर में इतनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल रात को मिलते हैं, उनके परिवार के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और ये बताते हैं कि भैया नड्डा जी जाने वाले हैं, तैयार रहो देवेंद्र फडणवीस जी। यानी इस सब के बाद भी उन्हें चिंता अपनी पार्टी की। और जिस संघ का सम्मेलन इंदौर में भी हो रहा है एक, जिसमें संघ के नंबर 2 आए हुए हैं और वो 4 दिन तक यहां रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश संघ का बड़ा भारी केंद्र है। लेकिन उनकी चिंता यह है कि हम अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं, मजबूती कैसे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के हाल देखिए तो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे कि गरीबों के घर दे रहे हैं और योगी जी घर उजाड़ रहे हैं, और बीजेपी के ही विधायक उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो बीजेपी खुद तय नहीं कर पा रही कि वो क्या करे, लोगों को घर बनने दें या घर तोड़े, बुलडोजर चलाएं या लोगों के लिए निर्माण की मशीनरी लगाएं। लेकिन ये कुछ नहीं है। इस देश में प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, उसका एकमात्र लक्ष्य और एजेंडा यही है कि कैसे अपनी ताकत बढ़ाई जाए। और विपक्ष से, खासकर नेता प्रतिपक्ष से इतनी आतंकित है हमारी सरकार कि वे अगर कुछ भी कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष अगर एक शब्द कहेगा तो वो उसके जवाब के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष कह रहा है, उस समस्या के निपटारे में उनकी रुचि नहीं है, जवाब देने में रुचि है। मैंने अभी पिछली बार कहा था कि प्रधानमंत्री राज्यों के, बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनकी एकमात्र चिंता यह होती है कि आप सरकार के कामों का प्रचार बहुत अच्छी तरह कीजिए। यानी इस देश में सरकारी काम के प्रचार के अलावा कोई काम मुख्यमंत्रियों के पास बचा नहीं है। जो मोदी जी ने कहा उसका प्रचार करना और उनका मुख्यमंत्रियों का कार्य खत्म।